सभी को नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो है वो नोट्स के अकॉर्डिंग रिवीजन की हम जो बात कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया था कि भी हम जब भी वक्त मिलेगा उसके अकॉर्डिंग संक्षिप्त के अंदर कुछ बातें करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि भी किस किस प्रकार से उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, यानी उनको एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। भी डाटा तो दे ही रखे हैं कि भी डाटा याद रखने हैं और डाटा के साथ साथ में हमारा जो सोचने का जो दृष्टिकोण है वो एग्जाम व्यू के हिसाब से किस प्रकार से रखना है, तो ताकि पेपर के अंदर हमें आसानी हो सके। क्योंकि कई चीज़ों के बारे में अगर हम पहले से ही अलग अलग दृष्टिकोण से अगर सोच करके फिर पढ़ते हैं तो फिर पेपर करना थोड़ा सा आसान रहता है। इसलिए हमने जो शुरुआत कर रखी थी कि जो 3 मैंने वॉल्यूम बताए थे उसमें से जो पहला वॉल्यूम हमारा भौतिक भूगोल से संबंधित था और भौतिक भूगोल के हमने 3-4 टॉपिकों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी पहले जो वीडियो थी उसमें। अब जो नेक्स्ट जो बात करेंगे भौतिक भूगोल के अंदर यानी भू आकृतिक विज्ञान की हमने शुरुआत कर रखी थी, इस पार्ट से शुरुआत कर रखा था हमने। और भू आकृतिक विज्ञान के अंदर इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर हम इन टॉपिकों के ऊपर चर्चा की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक और वलन और भ्रंश की बात। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वो बात करना चाह रहे हैं ज्वालामुखी के ऊपर। इस टॉपिक से संबंधित कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं या कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी संक्षिप्त में यानी चर्चा करेंगे। डेप्थ के अंदर तो सारी बातें नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमने बात की है कि इस टॉपिक के अंदर ज्वालामुखी के अंदर किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शुरुआत में हमने जो अध्ययन बिंदु लिखे हैं उससे संबंधित हम देखेंगे। पहले भी ज्वालामुखी क्या चीज़ है और ज्वालामुखी क्रिया क्या चीज़ है। दोनों के अंदर अगर मैं बेसिक बात करूं तो ज्वालामुखी नाम से स्पष्ट है कि ज्वाला मतलब होता है आग, मुख मतलब किसी मुख से, यानी भूगर्भ के उस छिद्र या दरार से गर्म तप्त पदार्थ जो बाहर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ज्वालामुखी क्रिया, तो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर यानी वो सारी प्रोसेस शामिल होती हैं जब से भूगर्भ के अंदर आप यूं कह सकते हो मैग्मा की जो उत्पत्ति होती है वहां से लेकर के और धरातल के ऊपर बाहर आकर के लावा के रूप में जमा होता है तब तक की, यानी मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के और लावा के जमा होने तक की, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा जो जमा होता है या बाहरी भाग के अंदर आकर के लावा जो जमा होता है, तो वहां तक की जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया। नेक्स्ट जो इस टॉपिक के अंदर हम जो बात करेंगे वो ज्वालामुखी उद्गार के ऊपर बात करेंगे, यानी उत्पत्ति किस कारण से होती है। फिर हम देखेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, यहां से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी जो होता है वो किस कारण से उत्पन्न होते हैं। बहुत बेसिक सा सवाल होता है, कौन कौन से कारण होते हैं जो ज्वालामुखी की उत्पत्ति के हो सकते हैं या नहीं है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करेंगे ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। गैसों की बात करेंगे, विखंडित पदार्थ की बात करेंगे, लावा की बात करेंगे। तो यहां पर ये देखेंगे ज्वालामुखी के अंग से संबंधित बहुत सामान्य सा कोई प्रश्न हो सकता है। ज्वालामुखी के प्रकार, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके अंदर हम उद्गार के आधार पर बात करेंगे, उनकी सक्रियता के आधार पर बात करेंगे। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, ये भी महत्वपूर्ण है। यहां से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं, आंतरिक भाग में कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी और बाहरी भाग के अंदर कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी। फिर कई बार सामान्य सा जो प्रश्न होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित गौण स्वरूपों के बारे में पूछ लिया जाता है, जिसमें हम गैसर की बात करेंगे और धुआंरों की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे बात की गई है ज्वालामुखी का विश्व वितरण। विश्व वितरण का तात्पर्य हो गया कि ऑल ओवर पृथ्वी के ऊपर हम अगर देखें तो ज्वालामुखी का वितरण कैसे पाया जाता है, कहाँ पर अधिक पाए जाते हैं या कौन से ऐसे जोन है जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ज्वालामुखी और प्लेटें, प्लेट मतलब दर्द भूखंड, प्लेटों के किनारे यानी अभिसारी, अपसारी और
जो संरक्षित प्लेटें हैं उनके सारे किस प्रकार से ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती है, या कौन सी प्लेटों के सारे ज्वालामुखी अधिक उत्पन्न होते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर बात की गई है। यानी मोटा मोटी आपको जो भी टॉपिक पढ़ें उसके एक थोड़ी सी पहले आपके पास में खाका तैयार होना चाहिए कि भाई उस खाके के अकॉर्डिंग आप ये बात कर सको कि भाई इस टॉपिक में एक दृष्टिकोण बने आपके कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं या किस सीक्वेंस से पूछे जा सकते हैं। अगर हमारे पास में एक रास्ता होता है, एक खाका होता है, तो फिर हमें पढ़ने के अंदर आसानी होती है। तो इन दोनों बिंदुओं के ऊपर मैंने बात की। ज्वालामुखी का मतलब गर्म तप्त पदार्थ जो किसी छिद्र या दरार से होकर के भूगर्भ के ऊपर, धरातल के ऊपर आता है, उसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी। और क्रिया के अंदर हम यूं कह सकते हैं, ये एक विस्तृत शब्द है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति से लेकर के, मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के, यानी भूगर्भ के अंदर यहां पर मैग्मा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि गर्म तप्त पदार्थ जब जमीन के अंदर होता है, सतह के नीचे होता है, तब हम उसको बोलते हैं मैग्मा, और वही जब बाहर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं लावा। तो हम यूं कह सकते हैं कि मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर के उसके धरातल पर या उसके आंतरिक भाग में जमा होने तक की समस्त जो क्रियाएं होती हैं वो ज्वालामुखी क्रिया आती है। अब जो नेक्स्ट यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी की उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं, भी ज्वालामुखी आता क्यों है, इससे संबंधित हम 2-3 चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। यहां पर अगर देखा जाए कि भी ज्वालामुखी की उत्पत्ति क्यों होती है, ये बहुत साधारण सा सवाल है, पूछा भी गया है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति किस कारण से होती है, या ज्वालामुखी का उद्गार या उत्पत्ति के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि ये भूगर्भ होता है, जमीन के अंदर होता है, मैग्मा की उत्पत्ति होनी चाहिए, मैग्मा की उत्पत्ति यहां पे होगी, और जब मैग्मा की उत्पत्ति होगी तो फिर मैग्मा इस प्रकार से ऊपर उठता है, तो उसकी बात आती है। फिर उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि ऊपर का जो दबाव होता है वो अगर कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो फिर यहां से होकर के इस प्रकार से गर्म तप्त पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है। यहां पे लिखा है भूगर्भ में मैग्मा की उत्पत्ति, भूगर्भ से मैग्मा का ऊपर उठना और ऊपरी जो दबाव है उसका हटना या कम होना, और पार्श्विक विस्थापन। तो यानी 3-4 चीजें इनको ऐसे पूछा जा सकता है कौन कौन से ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित है या नहीं है, तो ये प्रश्न बन सकता है यहां से एक। फिर नेक्स्ट जो इसके अंदर बात करोगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से इन चीजों के ऊपर यहां पर फोकस रखना है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात करेंगे, गैस की बात करते हो, विखंडित पदार्थ या ठोस कंकड़ पत्थर जो होंगे वो आएंगे, और तीसरा लावा आ जाएगा। मैंने बताया था जब भूगर्भ के अंदर तक होता है गर्म तक पदार्थ तो मैग्मा कहते हैं, बाहरी भाग के अंदर आ जाता है तो उसको हम लावा कह रहे हैं। अब एक तो लावा बाहर निकल रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं कि उसके साथ में कंकड़ पत्थर होते हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और तीसरी गैसों की बात आती है। गैसों से संबंधित फिर यहाँ पे कई प्रश्न आते हैं कि गैसों में जो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, जलवाष्प की। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जलवाष्प की जो मात्रा होती है 60 से 90% तक, ये भी डाटा पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कुछ अन्य जो गैसों की बात करते हैं जिसमें CO2 आ जाएगी, सल्फर आ जाएगी, डाइऑक्साइड आ जाएगी, ये अन्य जो गैसों के तौर पे हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यानी गैसों में सबसे ज्यादा जलवाष्प। कई बार पूछा गया है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है, तो गैस और गैसों के अंदर अगर बात की जाए तो जलवाष्प की होती है 60 से 90% तक, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर उसके बाद में विखंडित पदार्थ, विखंडित जो पदार्थ देखेंगे, कंकड़ पत्थर जो बात करते हैं वो छोटे बड़े कई आकार के हो सकते हैं, तो उनसे संबंधित कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि हो सकता है वो बहुत ही महीन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, या वो चने के दाने के समान हो सकता है, या वो मटर के दाने के समान हो सकता है, तो उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आप यूं याद रख सकते हो कि सबसे पहले अगर देखें कि ज्वालामुखी राख और धूल हो गई, एक तो ज्वालामुखी के विखंडित जो पदार्थ हैं उसके अंदर। दूसरा जो देखेंगे टप, आप इस प्रकार से याद रखते हो कि बहुत ही छोटे होते हैं जिनको पहचानना मुश्किल होता है, इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, टप। ये कोई टप बोलने का रीजन नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि ज्वालामुखी और राख धूल के जमाव जो अत्यंत महीन कण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बारीक, उसको हम क्या बोलते हैं, टप बोलते हैं। अगला शब्द दे रखा है स्कोरिया। स्कोरिया आप यूं कह सकते हो चने के दाने के समान, यानी जितना जो चने का दाना होता है उसके समान जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको हम बोलते हैं स्कोरिया। लेपिली, ये आप यूं कह सकते हो मटर के दाने के समान। प्रश्न ऐसे आता है मटर के दाने के समान, सुपारी के दाने के समान, या फिर आप यूं कह सकते हो अखरोट के आकार के समान जो कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेपिली।
यहां पे जो कंफ्यूज करने वाला एक शब्द होता है वो कई बार आपके सामने ये आता है, लेपिज। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार ऐसे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हैं या नहीं है। जैसे उसने दिया ज्वालामुखी राख और धूल हम ये कर देते हैं, टप की बात आती है ये भी कर देते हैं, स्कोरिया होता है ये भी कर देते हैं। फिर हमें वहां पे ध्यान नहीं रहता है और उसने लेपिली न दे करके लेपिज शब्द दे दिया, तो उस कंडीशन के अंदर हम 1 2 3 4 सही कर देते हैं। जबकि लेपिज आप यूं कह सकते हो कि चूना निर्मित क्षेत्र के अंदर जो उबड़ खाबड़ ऐसे जगह होती है उसको लेपिज बोलते हैं। तो लेपिज का संबंध चूना निर्मित क्षेत्रों से संबंधित है, न कि ज्वालामुखी से है। जबकि लेपिली का संबंध ज्वालामुखी से है, यानी मटर के दाने के समान जब आकार के होते हैं तो उसको हम लेपिली बोलते हैं। फिर ज्वालामुखी बम नाम से स्पष्ट है कि बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होंगे जो विस्फोट के समय यानी बम जैसे लगते हैं तो उनको कह दिया ज्वालामुखी बम की बात आ गई। ब्रेशिया हम यूं कह सकते हैं, जो स्कोरिया होता है उसी का जो संगठित रूप होता है उसको हम ब्रेशिया कह देते हैं। उसी को स्कोरिया का जो संगठित स्वरूप है उसको हमने बोल दिया ब्रेशिया। फिर उसके बाद में एक शब्द और दे दिया यहां पे जिसकी बात हम करेंगे, झमक। झमक हम यूं कह सकते हैं कि जो ब्रेशिया होता है यानी स्कोरिया का जो संगठित स्वरूप था उसको तो हमने बोल दिया ब्रेशिया, और फिर उसके बाद में झमक। ब्रेशिया के साथ में गैस के जो बुलबुले होते हैं तो उसको बोलते हैं झमक। और पायरोक्लास्टिक, ज्वालामुखी लावा के जमे हुए टुकड़ों का जो मलबा होता है उसको पायरोक्लास्टिक बोलते हैं। तो ये 7-8 जो शब्द हैं इनको याद रखने होते हैं कि एक तो सीधा प्रश्न ऐसा हो सकता है कि कौन कौन से हैं विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी से संबंधित है या नहीं है, या फिर उनका पर्टिकुलर आपसे भावार्थ पूछ लिया जाएगा। तो निकलने वाले पदार्थों के अंदर हमने गैस की बात की, दूसरे विखंडित पदार्थ की बात की, और नेक्स्ट हम बात करेंगे लावा की। लावा तीसरा, पहले सबसे पहले यानी निकलने वाले पदार्थों को आप 3 भागों के अंदर बांटेंगे, जलवाष्प और दूसरा विखंडित पदार्थ और तीसरा लावा। अब लावा से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहां पर अगर आप देखते हो, मैंने पहले भी बताया था कि भूगर्भ के अंदर होता है तब तक मैग्मा होता है और जब बाहरी भाग के अंदर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा। अब यहां से कई सवाल होते हैं। लावा की जो प्रकृति होती है, लावा के प्रकार के तौर पे हम देखेंगे अम्लीय लावा और बेसिक लावा। अम्लीय लावा और बेसिक लावा की अगर मैं बात करूं तो यहां से जो सवाल पूछा जाता है वो ये 3-4 शब्द देखना, इनसे संबंधित विश्लेषणात्मक ये जो डाटा लिखे गए हैं इनसे संबंधित कई बार सवाल पूछे गए हैं कि किस किस के बेस पे आप अंतर करोगे अम्लीय और बेसिक लावा के अंदर या पेठिक लावा के अंदर। सिलिका की मात्रा के आधार पे देखेंगे, गाढ़ेपन की मात्रा के आधार पे देखेंगे, शंकु की आकृति के आधार पे देखेंगे, पिघलने के आधार पे देखेंगे। एक ध्यान रखना कि अगर जनरली सीक्वेंस के तौर पे हम कहें कि जो अम्लीय प्रकृति कह दीजिए या जो अम्ल का एक तरह से सेवन करने वाले होते हैं वो थोड़े से गाढ़ेपन की बात करें मोटे होते हैं, तो यहाँ पे उसके अंदर आप यूं कह सकते हो सिलिका की, इनमें सबकी ज्यादा है। अम्लीय लावा के अंदर देखोगे सिलिका की मात्रा अधिक होती है, गाढ़ा वो ज्यादा होगा। अब इसका मतलब उसकी आकृति यानी उसका पेट भी निकला होता है तो उसमें उन्तोदर आकृति का होगा, ऐसे यानी उन्नत है जिसका उदर, पेट जिसका बड़ा हुआ है, ऐसा आ जाएगा। तो शंकु की आकृति कैसी होती है, उन्तोदर होती है। पिघलने की बात करते हो, जब मोटा ताजा है तो इसका मतलब वो आसानी से पिघलेगा भी नहीं, तो इसका मतलब पिघलने के अंदर भी उसको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब हमें दोनों याद रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आपने अम्लीय लावा लिखा है तो पेठिक लावा उसके जस्ट विपरीत हो गया। सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 65% से अधिक होती है। गाढ़ापन आपने बता दिया अधिक होती है, शंकु की आकृति उन्तोदर होती है, फिर इसका मतलब इसमें नतोदर आ जाएगी, पिघलता है अधिक तापमान के ऊपर अम्लीय लावा, और बेसिक लावा या पेठिक लावा कम तापमान के ऊपर पिघलता है। तो यहां हमारे सामने कई बार प्रश्न जो होते हैं वो लैंग्वेज के तौर पे आ सकते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा के संबंध में सत्य असत्य कथन को छांटिए, और उसने इस प्रकार से दिया कि अम्लीय लावा बेसिक लावा की तुलना में अधिक तापमान पर पिघलता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे दे दिया, अम्लीय लावा के अंदर सिलिका की मात्रा बेसिक लावा से अधिक पाई जाती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अम्लीय लावा बेसिक लावा की तुलना में अधिक गाढ़ा होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इस प्रकार से यहां पे एनालिसिस आपसे करवाया जा सकता है। ये तो हमने बात की कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात। नेक्स्ट जो बात करेंगे कि ज्वालामुखी के अंग की बात करते हो, तो यहां पर ज्वालामुखी के अंग के अंदर ज्वालामुखी का जो ऊपर का जो भाग होता है
जिसको आप मुख कह सकते हो ज्वालामुखी, जैसे हमारा मुंह है उसी प्रकार से जहां से गर्म तप्त पदार्थ जिस जगह से होकर के निकल रहा है उस मुख को आप यूं कह सकते हो क्रेटर बोलते हैं। तो क्रेटर क्या है? तो ज्वालामुखी का मुख है और वो किस आकार का है? कीप आकार का है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स की बात करते हो तो टाइप्स के आधार पर हम दो भागों में बांटेंगे। यह महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी बताया था, यहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। प्रकार की यदि बात की जाए तो एक तो उद्गार के आधार पर और दूसरी उद्गार की अवधि के आधार पर है। एक तो उद्गार की उद्भेदन की प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब आप यूं कह सकते हो कि वो किसी एक छिद्र से होकर के निकल रहा है या वो किसी एक दरार से होकर के निकल रहा है, इस प्रकार से बात आती है। जैसे अगर मैं यूं कहूं कि सीधे शब्दों के तौर पे अगर समझने के लिए कि आप यूं मान लीजिए कि एक पानी की पाइप है और पानी की पाइप के अंदर अगर एक छेद से ही पानी बाहर निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं केंद्रीय उद्गार। और अगर वो पाइप इस प्रकार से लंबी फट जाए और उसमें से जब पानी बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं कि दरार से होकर के कोई चीज बाहर निकल रही है। इसी प्रकार से पृथ्वी के किसी एक केंद्र बिंदु से होकर के अगर गर्म तप्त पदार्थ बाहर निकलता है तो वो होते हैं केंद्रीय उद्गार वाले, और अगर वो किसी एक दरार से होकर के निकलते हैं तो उसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन वाले। तो यहां पर हमारे सामने एक तो इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे और दूसरा हम ये देखेंगे कि उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर अगर बात करें तो यहां पे हम तीन भागों के अंदर बांट करके देखेंगे। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी जो निरंतर जहां से उद्गार होता रहता है, दूसरे हम प्रक्षुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे यानी अभी आया और लंबे समय के बाद में वहां पे वापस उद्गार हुआ। तीसरा होते हैं शांत ज्वालामुखी जहां से भविष्य के अंदर पहले तो हुआ था लेकिन भविष्य के अंदर कोई संभावना वहां पे ज्वालामुखी उद्गार की नहीं है, उनको हम शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण यानी उदाहरण हमसे पूछे जाते हैं कि कौन से ज्वालामुखी का संबंध कहां से है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। या कई बार मुश्किल प्रश्न होगा तो आपके सामने ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय, कौन सा प्रक्षुप्त है या कौन सा शांत ज्वालामुखी है। तो प्रकार के अंदर अगर आप देखते हो तो उद्गार की प्रकृति की अगर हम बात करें, उद्गार की प्रकृति के आधार पर दो भागों के अंदर बांटेंगे। एक तो केंद्रीय उद्भेदन वाले जो मैंने बताया था किसी एक केंद्र बिंदु से उद्गार होता है, और दरारी के अंदर एक किसी दरार से। दरारी जो उद्भेदन हुआ था वो यहां से बार बार दो तीन सवाल ही बनते हैं। एक तो मुख्यतः उद्गार किस युग के अंदर हुआ था, तो हम बताते हैं क्रिटेशियस युग के अंदर लावा का उद्गार हुआ था, तो ये बार बार आता है, एक नई रचना बन गई थी। और मुख्यतः दरार से जब होता है तो एक पठारों का निर्माण हुआ था, तो पठार की बात आ गई। इसको अगर आप देखते हो ये तीन चार एग्जाम्पल दिए जिसमें दक्कन के पठार, कोलंबिया का पठार, स्नेक नदी का पठार और आइसलैंड का पठार, ये चारों एग्जाम्पल याद रख लेने हैं जो दरारी उद्भेदन से संबंधित हैं। बहुत बार आता है ये तो भारत में दक्कन के पठार का लावा का निर्माण हम कहते हैं क्रिटेशियस युग के अंदर दरारी उद्भेदन से हुआ, यही बात है। अब केंद्रीय उद्भेदन से संबंधित कई सवाल बनते हैं और वो कैसे पूछे जाते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप देखें केंद्रीय उद्भेदन वाले यानी मैंने बात की थी कि एक ही छिद्र से होकर के जब बाहर निकलते हैं तो उसको केंद्रीय उद्भेदन वाले बोलते हैं। और जब तीव्रता के साथ में विस्फोट होता है तो स्वाभाविक सी बात होती है कि वो विनाशकारी भी होते हैं, इसलिए ये विनाशात्मक होते हैं। और खासतौर से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण इनसे केंद्रीय उद्भेदन वाले से होता है। उद्भेदन का मतलब जहां से उत्पत्ति हो रही है किसी एक बिंदु से, केंद्र से हो रही है तो केंद्रीय बोल दिया। अब इसमें यह भी प्रश्न बनता है कि लेक्राइस ने तीव्रता के आधार पर चार प्रकार बताए हैं, तो प्रश्न आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कि लेक्राइस ने तीव्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा, तो चार। तीव्रता का मतलब हो गया कि अगर मैंने बात की थी कि पाइप के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा होता है पानी का तो वो बहुत, अगर किसी छेद हुआ तो बहुत अधिक ऊंचाई तक पानी उछलेगा। अगर उसका प्रेशर कम है पानी का पीछे से तो उस छेद में से धीरे धीरे पानी निकलेगा और आसपास में इस प्रकार से फैल जाएगा। तो यहां पर भी जो तीव्रता की हम बात कर रहे हैं वो लेक्राइस ने जो बात की है वो भी तीव्रता के आधार पर चार भागों में बांटा। सबसे पहले यहां पे हवाइन तुल्य ज्वालामुखी, कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि यहां मैंने पहले भी बताया था कि हवाइन तुल्य ज्वालामुखी ये सबसे अधिक शांत प्रकृति का है या जिसको सिल्ड ज्वालामुखी के नाम से भी कहते हैं। अब इसका उदाहरण पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है कि हवाई द्वीप का जो मोना लोआ है वो उदाहरण किस प्रकार का है, तो हम बताते हैं हवाइन तुल्य ज्वालामुखी का है। यानी प्रश्न ऐसे आता है कि मोना लोआ या हवाई द्वीप का ज्वालामुखी संबंधित है तो हम बताते हैं हवाइन तुल्य। और यहां पर विस्फोट प्रकार का नहीं होता है, शांत प्रकार का ज्वालामुखी होता है। यहां से भी कथन कारण के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि इस एरिया के अंदर शांत प्रकार का क्यों होता है, तो हम ये देखते हैं कि यहां का जो लावा होता है उसके अंदर डेंसिटी कह दीजिए, श्यानता कह दीजिए, वो कम होती है और इसलिए और उद्गार जो होता है वो शांत प्रकृति का होता है और आसपास में ऐसे फैल जाता है। तो ये हवाइन तुल्य से संबंधित हमारे सामने यहां पर बातें हमने की हैं।
दूसरा जो बात करेंगे वो है स्ट्राम्बोली तुल्य। अब इससे संबंधित भी, यानी बढ़ती तीव्रता के अकॉर्डिंग सबसे जो शांत था वो हवाइन तुल्य था, और उसके बाद में दूसरा जो तीव्रता के अकॉर्डिंग बात करेंगे वो स्ट्राम्बोली है। अब स्ट्राम्बोली की बात करते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी का संबंध है तो लिपारी द्वीप, यानी इटली का लिपारी द्वीप है वो स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है। नेक्स्ट लिखा है वेलकन तुल्य ज्वालामुखी या फूल गोभी के आकार का, ये तीसरा यानी बढ़ती तीव्रता के अकॉर्डिंग है। कई बार ऐसे भी हो सकता है लेक्राइस के अनुसार ज्वालामुखी की बढ़ती हुई तीव्रता के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो ये 3 नंबर पे आएगा वेलकन तुल्य ज्वालामुखी, या देखने के अंदर जैसे फूल की गोभी का आकार होता है उसके समान होता है। यहां से ये हम यूं कह सकते हैं कि दूसरा सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो दूसरा सर्वाधिक विनाशकारी है तो सबसे अधिक विनाशकारी कौन सा होगा? जो 4 नंबर पे हमने लिखा है पिलियन तुल्य या पिल्ली तुल्य, पिलियन तुल्य या पिली तुल्य। अब इसके संबंध में ये सबसे अधिक विनाशकारी होता है या भयंकर विस्फोट वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर आप यूं कह सकते हो कि डेंसिटी अधिक होती है, शांतता अधिक होती है। तो लावा जब चिपचिपा ज्यादा होगा, गाढ़ा ज्यादा होगा और अचानक विस्फोट के साथ में आएगा तो वो ज्यादा नुकसान करता है। तो सबसे अधिक विनाशकारी जो है वो पिलियन तुल्य या पीली तुल्य ज्वालामुखी है। अब यहां से संबंधित एक आधा सवाल और पूछे जाते हैं। ये कारण भी देख रखा है कि सबसे अधिक चिपचिपा होता है और लसदार होता है, कि भाई कथन कारण का प्रश्न बन सकता है ऐसे कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है, ये कथन दिया, और कारण के तौर पे इस प्रकार से बात की जा सकती है कि ये लावा अधिक चिपचिपा और लसदार होता है। इसका मतलब आपका कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और उसकी व्याख्या भी ठीक है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, 2 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। बार बार पूछे जाते हैं कि पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के कौन से उदाहरण है, तो हम बताते हैं कि मार्टिनिक द्वीप का। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मार्टिनिक द्वीप का ज्वालामुखी जो है उसका संबंध है, ऐसे आएगा पिलियन तुल्य, वेलकन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, हवाइन तुल्य, तो हम बताएंगे मार्टिनिक जो द्वीप का है वो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से क्राकोटोवा जो सुंडा स्ट्रेट या सुमात्रा के अंदर, ये सन भी याद रखना है, 1883 के अंदर हुआ था, भयंकर विस्फोट हुआ था। प्रश्न आता है क्राकोटोवा का जो ज्वालामुखी है वो संबंधित है, तो हम बताते हैं पिलियन तुल्य है। मार्टिनिक द्वीप वाला 1902, ये भी सन याद रखना है। क्राकोटोवा का 1883, ये भी सन याद रखना है। तो सन भी याद रखना है, जगह भी याद रखना है, किससे संबंधित है ये भी याद रखना है। अगला जो बात करेंगे, अन्य लिख करके हमने यहां पर 2 लिखे हैं जो लेक्राइस के अलावा है, उसमें एक हम बात करेंगे विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। यहां पे लिखा है प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी। ये पहले वाले, इसके अंदर पिलियन और प्लिनियन इन दोनों के अंदर कंफ्यूज रहता है जब हम एग्जाम हॉल के अंदर होते हैं, तो बहुत सी बार ये प्लिनियन तुल्य इसलिए बोल दिया क्योंकि इटली के विद्वान थे प्लिनी और उनके द्वारा इस ज्वालामुखी का अध्ययन किया गया था, इसलिए इसको बोल दिया प्लिनियन तुल्य। प्लिनी ने किया तो प्लिनियन तुल्य। प्रश्न आता है प्लिनी महोदय ने किस ज्वालामुखी का, तो वहां पे कई बार हमारे सामने ये होता है ना पिलियन, तो पिलियन अलग है और प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी अलग है। तो इस चीज को थोड़ा सा जब हम पढ़ें तो नोट कर लें कि प्लिनी महोदय ने इसकी खोज की थी, जो विसुवियस तुल्य है या फिर हम कह देंगे प्लिनियन तुल्य है। और फिर उसके बाद में एक शांत प्रकृति का और है आइसलैंड तुल्य ज्वालामुखी। तो ये हमने 2 प्रकार की बात कर ली। केंद्रीय उद्गार वाले यहाँ पे 6 नाम किए हैं, उनके एग्जाम्पल याद करने हैं। इसी प्रकार से दरारी उद्भेदन के अंदर हमने बात की थी, खासतौर से क्रिटेशियस युग के अंदर हुआ है और पठारों का मुख्यतः निर्माण हुआ है। अब जो नेक्स्ट यहां पर जो हम बात करेंगे वो प्रकार के अंदर हमने बात की थी कि उद्गार की अवधि के आधार पर बात करेंगे। उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर यदि देखा जाए तो हम 3 भागों के अंदर बांटेंगे। एक वो ज्वालामुखी होंगे, यहां से कैसे कैसे आएंगे आपके सामने मैंने बताया था पहले ही। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस प्रकार से होते हैं, एक साइड के अंदर आपको ज्वालामुखी का नाम दे देंगे। जैसे अभी मोना लोवा की बात कर रहे थे तो मोना लोवा का संबंध है, तो हमने अभी बता दिया कि हवाई द्वीप से है। इसी प्रकार से अगर हमें देखे कि फ्यूजियामा का संबंध है तो हम बता देंगे कि जापान से है। अगर आपसे कोई कहे कि बैरन का संबंध है तो हम कहते हैं कि अंडमान निकोबार से है। तो इस प्रकार से एक साइड के अंदर ज्वालामुखी के नाम दिए जाते हैं और दूसरी साइड के अंदर कौन सी जगह से संबंधित है ऐसा प्रश्न होता है, या कई बार बहुत मुश्किल होते हैं। तो फिर इस प्रकार से भी बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी, कौन से प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और कौन से शांत प्रकृति का है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर हमने 3 भागों के अंदर
डिवाइड कर दिए कि सक्रिय या जागृत वो ज्वालामुखी जो सदैव निरंतर जहां से उद्गार होता रहता है उसको हम बोलते हैं सक्रिय। और दूसरे हमने बता दिए कि प्रसुप्त यानी लंबे समय के बाद में फिर से अगर उद्गार होता है, जैसे प्रसुप्त मतलब जो सोया हुआ होता है, जैसे व्यक्ति अगर सोया हुआ है और फिर वो अचानक से जागता है, तो उसी प्रकार से आपने देखा कि ज्वालामुखी आया और लंबे समय के बाद में फिर से वहीं पर ज्वालामुखी आया, तो उसको हम बोलते हैं प्रसुप्त। और तीसरा जिसकी हम बात करेंगे वो है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब हो गया कि एक बार आया लेकिन भविष्य के अंदर कभी भी आने की कोई संभावना नहीं है। तो यहां पर इस पेज के अंदर हमने जो बात की गई है वो इन ज्वालामुखियों के नाम किए गए हैं। ये तीनों के अंदर एक एक सूत्र लिखा है, अरे मोना बेरन ओ जल पीले एक्स्ट्रा कोनी, सक्रिय के अंदर। फिर हमने प्रसुप्त की बात की तो प्रसो नाविक को फ्यूज उड़ गयो, इसका मतलब इसके अंदर हमने प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात कर ली। और ए चिंकी पापा कह दे, यानी जैसे एक तरह से मृत हैं और अगर हम जगाने का प्रयास करते हैं तो यहां पे बात की गई ए चिंकी पापा कह दे। तो इसके अंदर हमने जो सम्मिलित किए हैं वो शांत की बात की गई है। अब ये सारे के सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बार बार, आपको याद रखने। अरे का मतलब माउंट इरेबस का संबंध यानी अंटार्कटिका से है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे, मोना के मतलब मोना लोवा हवाई द्वीप का है, बैरन अंडमान निकोबार का है, यानी हमारे जो अंडमान निकोबार का बैरन जो ज्वालामुखी है वो तो है सक्रिय ज्वालामुखी। और नारकोंडम की अगर बात करेंगे यहां पे वो है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। यहां से कई बार लैंग्वेज के तौर पे भी प्रश्न ऐसे बनाए जा सकते हैं कि भारत का बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, इसका मतलब ये कथन ठीक है। अगर यूं कहें कि भारत का नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का है तो इसका मतलब ये बात भी ठीक है। फिर हमने देखा कि ओजल पीले मतलब ओजल डेल सेलाडो अर्जेंटीना और चिली, पीले का मतलब पिनाटोबा की बात की गई है फिलीपींस का, एक्स्ट्रा कोनी ए मतलब माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप से है, स्ट्रा मतलब स्ट्राम्बोली इटली के लिपारी द्वीप से। ये भी ध्यान रखने हैं कि माउंट जो एटना है वो भी इटली का है और स्ट्राम्बोली है ये भी इटली का है, लेकिन माउंट एटना जो है वो सिसिली द्वीप से संबंधित है, लेकिन माउंट जो स्ट्राम्बोली है वो लिपारी द्वीप से संबंधित है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। और को का मतलब हो गया कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी इक्वेडोर की बात की गई है। और नेवाराप्ता, उसके बाद में एक नीचे लिखा है जो अलास्का के अंदर है, 20वीं सदी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, इसको बताया गया है। तो ये हो गए। प्रसुप्त की बात की हमने तो यहां पे आप देखोगे ना से नारकोंडम अंडमान निकोबार का, वी का मतलब विसुवियस इटली का आ गया, क्राको का मतलब क्राकोटोवा सुमात्रा द्वीप यानी सुंडा के अंदर, फ्यूज का मतलब फ्यूजियामा जापान की बात कर ली। और फिर कुछ हमने यहाँ पे शांत ज्वालामुखी के उदाहरण दिए गए। एंकाकाकुआ एंडीज पर्वत के अंदर आ गया, ची से चिम्बारेजो इक्वेडोर का आ गया, की का मतलब किलिमंजारो तंजानिया का हो गया, पोपा म्यांमार का हो गया, कह मतलब को सुल्तान और देवबंद ये ईरान के हो गए। तो ये हमसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहां से संबंधित है। जगह का नाम पूछा जा सकता है, सुमेलित पूछा जा सकता है, असुमेलित पूछा जा सकता है, कितने कथन ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे अन्य ज्वालामुखी भी इस डायग्राम के अंदर दिए गए हैं, तो उनको भी आप देख लेना। फिर उसके बाद में ज्वालामुखी निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, यहां से बहुत बार सवाल आते हैं। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को हम दो भागों के अंदर बांटेंगे। एक वो स्थलाकृतियों की बात करेंगे जो आंतरिक भाग के अंदर पाई जाती हैं, एक उन स्थलाकृतियों की बात करेंगे जो बाह्य भाग के ऊपर पाई जाती हैं। आंतरिक स्थलाकृतियों को भी हम फिर देखते हैं कि बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। जो बाहरी जो स्थलाकृतियां हैं उसके अंदर ऐसा हो सकता है या तो वो ऊपर उठे हुए भाग हो सकते हैं या फिर नीचे धसे हुए भाग हो सकते हैं। तो ऊपर उठे हुए जो भाग हैं उनको आप तीन भागों में बांट करके पढ़ोगे। एक तो ज्वालामुखी शंकु की बात करेंगे, दूसरा अगर हम ये देखेंगे ज्वालामुखी की शंकु के बाद में आएगा लावा गोबंद, और तीसरा आएगा ज्वालामुखी डाट या गिरवा। ये तो ऊपर उठे हुए भागों के अंदर आएंगे। और नीचे धसे भागों के अंदर बात करेंगे तो हम क्रेटर की बात करेंगे और काल्डेरा की बात करेंगे। तो क्रेटर क्या होता है, पहले भी हमने बात की थी कि ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं, और उस क्रेटर के अंदर और कोई विस्फोट अगर किया जाए, पुनः से अगर वहीं पर अगर ज्वालामुखी होता है, अचानक से विस्फोट होता है तो क्रेटर बढ़ करके फैल जाता है और उसी को हम बोलते हैं काल्डेरा। तो यहां से ये उदाहरण भी पूछे जाते हैं क्रेटर और काल्डेरा से संबंधित। यहां पे मैंने दो बातें लिखी हैं, ये भी प्रश्न आए हुए हैं। ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर कीप आकार का गर्त क्या कहलाता है, तो हम बताते हैं क्रेटर कहलाता है। और क्रेटर में जल भर जाने से वो बन जाएगी क्रेटर झील। और ये तीन चार एग्जाम्पल लिखती है हमने। नक्की झील एग्जाम्पल याद रखने, पुष्कर झील की बात करेंगे, लोनार झील की बात करेंगे, तो ये क्रेटर के ही उदाहरण हैं। और क्रेटर का जब विस्तृत रूप होता है तो उसको हम काल्डेरा कहते हैं। फिर उसके बाद में काल्डेरा से संबंधित यहां पे यानी बड़ा एक तरह से हो गया, तो ये भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दो एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखे हैं, क्रेटर लेक काल्डेरा
ओरेगन प्रांत यूएसए का है और ओसो काल्डेरा जापान का है। फिर उसके बाद में लेक टोबा, ये यानी एक तरह से झील बन गई है उसके अंदर, तो लेक टोबा कहाँ का है? सुमात्रा इंडोनेशिया का है। और तो यहां ये 2-3 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। नीचे धंसे भागों के अंदर यानी दो प्रकार की स्थलाकृतियां बता दी हमने, एक बाहरी स्थलाकृति करें, आंतरिक स्थलाकृति। हम बात कर रहे हैं बाहरी स्थलाकृति के अंदर ऊपर उठे हुए भाग, नीचे धंसे भाग। नीचे धंसे भागों के अंदर हमने क्रेटर और काल्डेरा की बात की। क्रेटर के एग्जाम्पल कौन से, काल्डेरा के एग्जाम्पल कौन से, वो याद रखने हैं। फिर उसके बाद में ऊपर उठे हुए भागों के अंदर देखोगे तो आप 3 भागों के अंदर बात करेंगे, एक शंकु की बात करेंगे, एक लावा गुबंद की बात करेंगे, एक डाट की बात करेंगे। अब ये जो आगे जो नीचे लिखे गए हैं वो शंकु के प्रकार लिखे गए हैं। शंकु के प्रकार के से संबंधित यहां पर बार बार आपके सामने प्रश्न आएंगे। और प्रश्न किस प्रकार से आएंगे? इस प्रकार से होंगे जैसे शंकु के प्रकार के अंदर यहां पे लिखा है सिंडर शंकु की बात करेंगे, कंपोजिट शंकु की बात करेंगे, अम्लीय शंकु की बात करेंगे, पेठिक शंकु की बात करेंगे। और फिर हमारे सामने आएंगे कि प्रपोषित शंकु की बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि सिंडर शंकु का उदाहरण कौन सा है, प्रपोषित शंकु का उदाहरण कौन सा है, या कंपोजिट शंकु का उदाहरण कौन सा है, अम्लीय का कौन सा है, पेठिक का कौन सा है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमें याद रखने होते हैं। यहां पे अगर हम देखें कि सिंडर शंकु किसे कहते हैं, कि कई बार जब क्या होता है कि शुष्क पदार्थों यानी कंकड़ पत्थरों का ही योगदान होता है, उससे जिस शंकु का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं सिंडर शंकु। और सिंडर शंकु के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, एक तो जोरुल को मेक्सिको वाला, माउंट इजाल को साल्वेडोर का, और केम्ग्विन जो लुजोन द्वीप फिलीपींस का है। तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रखने किसके हैं? सिंडर शंकु के। प्रश्न ऐसे आएगा, जोरुलो, एक तो प्रश्न ये हो सकता है जोरुलो का संबंध है मेक्सिको से। दूसरा प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से हो सकता है कि जोरुलो किस प्रकार का शंकु है, तो हम बताते हैं सिंडर शंकु का उदाहरण है। फिर इसी प्रकार से कंपोजिट शंकु, ये सबसे ऊंचे आकार के होते हैं, सबसे बड़े आकार के होते हैं। इसमें बार बार ये भी पीछे एक पेपर के अंदर ही आया था कि फ्यूजियामा का संबंध है, तो हम बताते हैं कंपोजिट शंकु से। फ्यूजियामा संबंधित है जापान से, इसी प्रकार से मेयान संबंधित है फिलीपीन से, सस्ता और रेनियर और हुंड ये यूएसए के हैं। तो ये 5-6 शब्द भी हमें याद रखने होते हैं। फिर उसके बाद में प्रपोषित शंकु। प्रपोषित शंकु का मतलब होता है कि इस प्रकार से ये एक मुख्य शंकु होता है, और मुख्य शंकु के अंदर इस प्रकार से ये नाली होती है यानी साइडों के अंदर, और वहां पर इस प्रकार से अगर कोई दूसरा शंकु अगर और बनता है ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोषित शंकु। यानी मुख्य जो नली होती है उसके फटने से इस प्रकार से छोटे छोटे ऊपर जो शंकु बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रपोषित शंकु। फिर यहां पे हम ये देखेंगे प्रपोषित जो शंकु है उसका एग्जाम्पल से संबंधित यदि बात करें तो हमारे पास यहां पे ये आप देखना कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आप देखोगे सस्तिना शंकु, जो माउंट शास्ताना का एक प्रपोषित शंकु है, जो कैस्केड श्रेणी है यूएसए के अंदर, वहां पर ये एग्जाम्पल पाया जाता है। तो ये प्रपोषित शंकु का उदाहरण है। नेक्स्ट जो यहां पर हम बात करेंगे, पेठिक शंकु की बात करके आए थे, पहले भी बात की थी कि जिसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है, गाढ़ापन कम होता है, अधिक तरल होता है, वो फैला हुआ इस प्रकार से बनेगा, उसको हम पेठिक बोलते हैं। और दूसरा अम्लीय शंकु हम पीछे करके आए थे, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, गाढ़ा होता है, तो एक तरह से उन्तोद्र आकृति का बनेगा। तो पेठिक शंकु के उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो हवाइन तुल्य होगा, और अम्लीय शंकु की अगर बात करते हैं तो उसका उदाहरण की अगर बात करते हैं तो स्ट्राम्बोली होगा। लावा गुबंद से संबंधित कोई विशेष प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि शंकु का ही एक तरह से विस्तृत रूप होता है, उसको लावा गुबंद कहते हैं। और तीसरा लावा डाट से संबंधित एक प्रश्न बनता है। डाट कह दीजिए, गिरवा कह दीजिए, गर्दन कह दीजिए। जिस प्रकार से अगर हम यूं बात करें कि कोई बोतल होती है और उसके अंदर इस प्रकार से जो कारक होती है, नली होती है, तो ज्वालामुखी की जो नलिका होती है उसमें ठोस कंकड़ पत्थर जमा होने से और आसपास के भाग जो कट गए तो वो एक तरह से गिरवा के जैसे या गर्दन के जैसे दिखाई देती है, उसको ही ज्वालामुखी गिरवा या डाट कहते हैं। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ज्वालामुखी की जो गिरवा होती है उसमें ब्रेशिया के जमा होने से जो आकृति बनती है उसको हम डायट्रेम कहते हैं। तो ज्वालामुखी गिरवा में ब्रेशिया के जमा होने से निर्मित डायट्रेम, और डायट्रेम का जो उदाहरण है ये बार बार पूछा जाता है, सिप्रोक यूएसए, तो ये हमें याद रखना है। यानी हर एक जो लाइन लिखी गई है उस सबसे प्रश्न बनते हैं, वो सारे के सारे डाटा याद रखने, लेकिन किस अप्रोच के साथ में याद रखने उसके ऊपर हम बताने का प्रयास करते हैं। फिर जो बात की गई आंतरिक स्थलाकृतियों, आंतरिक स्थलाकृतियों से संबंधित, पहले हम बाह्य स्थलाकृतियों की बात की थी, आंतरिक स्थलाकृतियों से संबंधित ये जो डायग्राम अगर आप देखते हो तो यहां से 5-6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इस चित्र के ऊपर यदि बात की जाए तो यहां पे हम देखेंगे
कि यूं कह सकते हैं कि बैथोलिक, आप यूं कह सकते हैं कि आंतरिक भाग में इस प्रकार से विस्तृत जो गुबंद आकार की आकृति होगी उसको हम बैथोलिक बोलते हैं। हालांकि जो लेकोलिथ होती है वो भी गुबंद जैसी ही आकृति होती है, लेकिन लेकोलिथ हमारी परतदार चट्टानों के बीच में होगा। लेकोलिथ होगा तो इस प्रकार से गुबंद, लेकिन दोनों और परतदार चट्टानों के बीच में इस प्रकार से जब मैग्मा जमा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। एक शब्द आता है लेपोलिथ, कहते हैं ना कि लेपो लगा ले, इस प्रकार से। तो लेपो का मतलब हो गया कटोरी नुमा, तस्त्री नुमा जो आकृति के अंदर जब मैग्मा का यानी भूगर्भ के अंदर जैसी जगह खाली होगी वहीं पर मैग्मा उसी स्वरूप में जमा हो जाता है। विस्तृत गुबंद आकार का बैथोलिक बता दिया हमने, और हमने कहा कि परतदार चट्टानों के बीच में अगर जब गुब्ध नुमा आकृति होगी तो उसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। अब हम कहेंगे कि कटोरी नुमा या तस्त्री नुमा इस प्रकार से आकृति में यदि जमा होता है तो उसको बोलते हैं लेपोलिथ। और एक आता है फेकोलिथ, यानी फेंक दिया। फेंक देने का मतलब हो गया कि इस प्रकार से अपनति और अवनति यहीं पर भी जमा हो गया, यहां पर भी जमा हो गया। तो आप ये बताते हैं कि अपनति और अवनति में जब मैग्मा का जमाव होता है तो उसको हम बोलते हैं फेकोलिथ। और सिल का मतलब हो गया क्षैतिज रूप में जब मैग्मा का जमाव होता है, यानी जमीन के अंदर ऐसी कोई खाली जगह पड़ी है और वहां पर अगर मैग्मा जमा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिल। और डांग जो खड़ी रहती है, एक तरह से आप यूं कह सकते हो, मारवाड़ी के अंदर कह रहे हैं दादा रे डांग एक कमरे के अंदर खड़ी है। तो डांग का मतलब जब लंबवत रूप के अंदर जब मैग्मा का जमाव होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो उसको डांग का मतलब डाइक कहते हैं। तो ये 5-6 शब्द हैं, बार बार यहां से संबंधित सवाल आते हैं आपके सामने, इनसे संबंधित पूछेंगे। लेकोलिथ क्या है, लेपोलिथ क्या है, या फेकोलिथ क्या है, सिल क्या है, बैथोलिक क्या है। बहुत ही आसान से शब्द हैं। विस्तृत गुबंद नुमा आकृति है उसको हम फेकोलिथ कहेंगे। अगर गुबंद नुमा आकृति तो है लेकिन परतदार चट्टानों के बीच में है तो उसको लेकोलिथ कहते हैं। लेकोलिथ और लेपोलिथ में थोड़ा सा चक्कर पड़ता है क्योंकि एक ही शब्द का अंतर होता है। यहां पे पे लिखा है और यहां पे कै लिखा है। तो लेपो मतलब आप इस प्रकार से कह सकते हो, यानी ये एक कटोरी नुमा होगी, तस्त्री नुमा। फेकोलिथ यानी फेंक दिया, इसका मतलब फेंका तो वो अपनति और अवनति के अंदर जमा हो जाता है। सिल जब क्षैतिज रूप में जमा होता है और डाइक जब लंबवत रूप में जमा होता है तो उसको हम कहते हैं डाइक। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित यहां से बार बार सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जो प्रश्न से संबंधित होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो यहां पे हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी से निर्मित गौण पदार्थों की बात करते हैं। एक गैजर की बात करेंगे, एक धुआरों की बात करेंगे। तो गैसर जो शब्द है इससे संबंधित बात करते हैं। सविराम गर्म जल, एक होता है अविराम, ये शब्द भी ध्यान रखने होते हैं। सविराम मतलब रुक रुक करके जब गर्म पानी बाहर आता है तो उसको हम बोलते हैं गैजर। गैजर का जो उदाहरण है दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का जो है ये ओल्ड फेथफुल गीजर, यानी येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। तो ये एग्जाम्पल इस प्रकार से पूछा जाता है, ओल्ड फेथफुल गीजर कहां पे है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में। इसी प्रकार से ग्रेट गीजर का संबंध है आइसलैंड से। धुआरे हम यूं कह सकते हैं कि तात्पर्य होता है कि जब धुआं से अदृश्य आकृति जब बाहर निकलती है अंत के अंदर तो उसको धुआरे कहते हैं। धुआरों के अंदर 3 एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखे हैं। ये एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछा जाता है कि 10,000 धुआरों की घाटियां कहां पे पाई जाती हैं, तो अलास्का के अंदर भी कहां पे, कटनई क्षेत्र के अंदर। तो कटनई पूछा जा सकता है, अलास्का पूछा जा सकता है। 10,000 धुआरों की घाटियों का संबंध कहां से ऐसा हो सकता है। बम्पास हेल क्षेत्र कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आ गया। हवाईन टापू धुआरा की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड के अंदर हो गया। जब हम यूं कह सकते हैं धुआरों के अंदर सल्फर की मात्रा अधिक होती है तो उसको हम सल्फ तारा कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी चट्टानों में खासतौर से पाए जाने वाला खनिज तत्व कौन सा होता है, तो हम बताते हैं सल्फर की बात आती है। फिर ज्वालामुखी के विश्व वितरण से संबंधित बात करेंगे। नेक्स्ट जो यहां पे बिंदु दिया गया है विश्व वितरण के तौर पे, अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहां से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि 3 प्रमुख एरिया हैं जहां से ज्वालामुखी और भूकंप का वितरण एक जैसा ही है। हम एक के ऊपर ही बात करेंगे, दोनों के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी और भूकंप, जहां पे ज्वालामुखी आते हैं वहां पर भूकंप भी आते हैं। जहां पर ज्वालामुखी आएंगे वहां पर भूकंप भी आएंगे। ये देखो यहां पर ये बता रखी है प्रशांत महासागर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्री प्रशांत मेखला। इस प्रकार से यहां से इस साइड के अंदर ये प्रशांत महासागर का आ गया। यहां से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, देखो इस साइड से अंदर ये अमेरिकन प्लेट होगी, ये प्रशांत प्लेट होगी, इनके परस्पर टकराने के कारण अभिसरण होता है यहाँ पे। तो अभिसारित होती हैं प्लेटें, उसके सारे सबसे ज्यादा यानी यहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं। तो विश्व के 2/3 ज्वालामुखी इसी एरिया के अंदर आते हैं। तो प्रश्न आता है परिप्रशांत यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर इस प्रकार से जो एक रिंग की आकृति में होती है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी पुकारते हैं।
तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी एरिया के अंदर आते हैं। कौन सी प्लेटों के सहारे आते हैं, अगला प्रश्न ये आता है, तो हम बताते हैं कि अभिसारी प्लेटों के सहारे, यानी प्लेटों के किनारों की बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। जहां पे प्लेटें परस्पर आकर के टकरा रही हैं वहां पे अभिसरण होता है, जिसको हम विनाशात्मक कह सकते हैं या अभिसारी प्लेटें। दूसरा आप यूं कह सकते हो कि जहां पे 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसको हम कहते हैं अपसारी या रचनात्मक प्लेटें। जो ये देखेंगे मध्य अटलांटिक कटक के जो ज्वालामुखी हैं वो अपसारी प्लेटों के सहारे हैं। यह भी प्रश्न बनता है कि मध्य अटलांटिक कटक के जो ज्वालामुखी होते हैं वो किस प्रकार की प्लेटों के सहारे आते हैं। तो 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और दूर जाने के कारण यहां पे एक नई रचना के तौर पे मध्य अटलांटिक कटक आ गई, तो इनको अपसारी प्लेटें कह सकते हैं या रचनात्मक प्लेटें कह सकते हैं। तो मध्य अटलांटिक कटक के जो ज्वालामुखी होते हैं वो इससे संबंधित होते हैं। और तीसरी जो बात करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, भारत का जो ज्वालामुखी की बात करते हैं या भूकंपों की बात करते हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी की है। इसके अंदर भी यहाँ पे प्लेटों का अभिसरण हो रहा है। एक तरफ से आप देखेंगे यूरेशियन प्लेट हो रहा है और इधर से इंडियन जो प्लेट है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है और यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ आ रही है। इनके परस्पर टकराने के कारण यहां पर मुख्यतः ज्वालामुखी और भूकंप का उत्पादन होता है। अगर बात की जाए कि भारत का ये जो हिमालय क्षेत्र है, इस हिमालय क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी की उत्पत्ति नहीं होती है जबकि भूकंप तो आते हैं, तो इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो मोटी बहुत हैं, इसलिए भूगर्भ का गर्म तप्त पदार्थ है वो बाहर नहीं आ पाता। तो ये ज्वालामुखी के विश्व वितरण के ऊपर मैंने थोड़ी सी बात की। यहां पर ये जो डायग्राम दिया गया, कई बार प्रश्न आजकल इस प्रकार से भी आते हैं कि जैसे उसने दिया कि मिंडानाओ द्वीप जापान के, या फिर सांस्ता रेनियर हुंड की बात करें, जोरुल्लो की बात करें मेक्सिको की, या इंकाका गुआ की बात करें, या मोनालोआ हवाई द्वीप वाले की बात करें, कि इन ज्वालामुखियों का संबंध किससे है, तो हम बताते हैं प्री प्रशांत मेखला से है। और ये मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर यहां पे एक कथन कारण का प्रश्न लिखा है कि एशिया का मीडियन मास या मध्य पिंड तिब्बत का पठार ज्वालामुखी से रहित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पठार की मोटाई अत्यधिक है। मैंने अभी बताई थी कि ये जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय जो प्लेट हैं उनके परस्पर टकराने के कारण यहां पर भूकंप तो आते हैं लेकिन इस एरिया के अंदर ज्वालामुखी नहीं आते, क्योंकि ये लेयर मोटी है और मोटी होने के कारण यहां पर गर्म तप्त पदार्थ बाहर नहीं निकलता। यहां से भी सवाल ऐसे आते हैं कई बार, देखना कि निम्नलिखित में से मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित ज्वालामुखी नहीं है। उसने आपको दिया माउंट एटना की बात कर रहा है, स्ट्राम्बोली की बात कर रहा है, विसुवियस की बात कर रहा है, हवाई द्वीप की बात कर रहा है। इसका मतलब हवाई द्वीप का जो ज्वालामुखी है वो प्री प्रशांत मेखला से संबंधित है, न कि मध्य महाद्वीपीय पेटी से संबंधित है। इस प्रकार के सवाल भी पूछे गए हैं। तो ये तो ज्वालामुखी के विश्व वितरण की हमने बात कर ली। और ज्वालामुखी और प्लेटों की बात की, मैंने बताया था 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, जिसके अंदर विनाशात्मक प्लेटें यानी जहां पर आकर के 2 प्लेटें परस्पर यानी टकराती हैं। तो विनाशात्मक प्लेटों के सारे 80% ज्वालामुखी आते हैं। बाकी आप यूं कह सकते हो कि जो 15% के आसपास जो ज्वालामुखी होते हैं वो अपसारी प्लेटों के सहारे आते हैं। तो इस प्रकार से ये आ गया। नीचे एक नोट लगा के बात की गई है कि हॉटस्पॉट या गर्म स्थल की संकल्पना किससे संबंधित है, तो जेसप मॉर्गन और टूजो विल्सन से। ये बार बार पूछी जाती है। तो ये तो हमने कुछ ज्वालामुखी के टॉपिक के ऊपर यानी संक्षिप्त में बात की। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो भूकंप से संबंधित बातें करेंगे कुछ थोड़ी सी, कि नाम से स्पष्ट है, भू मतलब भूमि के अंदर, कंप मतलब कंपन होता है। यानी भूमि के अंदर जो कंपन होता है वो किसके कारण होता है, तो हम देखते हैं प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से जब जमीन के अंदर कंपन होता है तो उसको हम कहते हैं भूकंप। अब अगला जो यहाँ पे बिंदु लिखा है कि भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हो सकते हैं, यानी भूमि के अंदर कंपन क्यों आता है, तो यहाँ पे हम कुछ चीजों की बात करेंगे। जैसे अगर ज्वालामुखी आ रहा है तो उसके कारण भूकंप हो सकता है, या चट्टानों के अंदर अचानक से अगर टूटती हैं तो उसके कारण अगर भूकंप की उत्पत्ति आ सकती है, अंदर से गैसों की अगर मात्रा अधिक होती है तो यानी भूकंप आ सकता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो समस्थिति का होता है, मतलब कोई भाग ऊपर नीचा है उसमें एडजस्टमेंट की जब स्थितियां आती हैं तो भूकंप आ सकते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि जब प्लेटों के अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट होता है तो उसके कारण भूकंप आ सकते हैं। यानी भूमि की अंदर जो कंपनी, या अगर हम यूं कहें कि जैसे हमारे पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया था, इस प्रकार से परमाणु परीक्षणों की अगर बात करते हो तो अंदर अगर विस्फोट किया जाता है तो उसके कारण भूकंप आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न हो सकता है कि निम्नलिखित में से भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से कारक हैं या कौन सा कारक है
नहीं है। फिर भूकंप के संबंध में पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? तो भूकंप यानी कोई बड़ा जब भूकंप आता है तो हम यूं कह सकते हैं कि एक तो जब भूगर्भ से रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है तो उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है, या पशुओं के कुछ आचरण वगैरह होते हैं उनको देख करके अनुमान लगाया जा सकता है, या अचानक से भूमि का कोई भाग अगर ऐसे ऊपर उठ जाता है तो उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पे कोई बड़े भूकंप आने की संभावनाएं होती हैं। तो ये भूकंप के पूर्वानुमान की बात की है। फिर यहां पे अगला बिंदु हमने लिखा है सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, यानी भूकंपों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान होती है उसको हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी, और जिस ग्राफ के ऊपर अंकन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप तीव्रता मापी यंत्र की बात करें तो यहां पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं रिक्टर स्केल से संबंधित। फिर हम बात करेंगे मर्केली स्केल और रोसी-फेरल स्केल। आपके सामने ऐसा हो सकता है निम्नलिखित में से कौन कौन से भूकंप तीव्रता मापी यंत्र हैं या नहीं है। भूकंप मूल, जहां पे सबसे पहले यानी भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम बोलते हैं भूकंप मूल, और इस भूकंप मूल के 90 डिग्री एंगल के ऊपर जहां पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जो पहुंचती हैं उसको हम बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र। फिर उसके बाद में बोलेंगे आइसोसीस्मल और होमोसीस्मल। इसमें ये लाइनों से संबंधित एक एक प्रश्न बनते हैं बार बार कि होम मतलब होता है कि आप यूं कह सकते हो कि एक टाइम के ऊपर यानी निश्चित समय के ऊपर घर जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप यूं कह सकते हो कि निश्चित समय के ऊपर, जैसे कहीं पर 5 बजे भूकंप आया है तो इसका मतलब 5 बजे जहां पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं होमोसीस्मल। और एक ही तीव्रता, जैसे अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम यूं कहें कि 4.5 की रिक्टर स्केल के ऊपर अगर तीव्रता है तो वो अगर एक जैसी तीव्रता वाले जो भूकंपों की लाइन को मिलाने वाली होती है उसको बोलते हैं आइसोसीस्मल। और होमोसीस्मल की बात कर ली। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं यानी जब भूकंप आते हैं तो 3 प्रकार की तरंगों की बात आती है। पी और एस और एल तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो पी तरंगों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एस तरंगों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और एल तरंगों के बारे में। पी तरंगों के उपनाम पूछे जाते हैं, एस तरंगों के उपनाम पूछे जाते हैं, एल तरंगों के उपनाम पूछे जा सकते हैं। उनकी स्पीड से संबंधित पूछे जा सकते हैं, उनकी विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो यहां पे बात करते हो कि भूकंपों के प्रकार की बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे, उनके क्लासिफिकेशन से संबंधित। सामान्य भूकंप हो सकता है कि कृत्रिम भूकंप कौन से होते हैं, प्राकृतिक भूकंप कौन से होते हैं, या गहराई के आधार पर भूकंपों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर भूकंप का विश्व वितरण, जो अभी हम जैसे ज्वालामुखी का विश्व वितरण था वैसे ही भूकंप का विश्व वितरण होता है, तो भूकंप और ज्वालामुखी के विश्व वितरण सेम ही है। फिर भारत में भूकंप जोन की बात करें, पहले 5 बांटे गए थे, अब 4 भूकंप जोन है, 2, 3, 4 और 5। तो उनको तीव्रता के आधार पे जोन 2 में कौन सा आता है, 3 में कौन सा आता है, 4 में कौन सा आता है, 5 में कौन सा आता है, ऐसे क्षेत्रों से संबंधित यानी प्रश्न यहां से इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी आपको थ्योरी दिमाग के अंदर रखनी है कि इस टॉपिक से संबंधित हम इस प्रकार के प्रश्न हमारे सामने हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो डाटा लिखे गए हैं इनको आप जब पढ़ोगे तो आपके सामने सीधी सीधी बातें की गई हैं। ये भूकंप के ऊपर मैंने बात अभी आपको कर ली, भूकंप उत्पत्ति के कारण मैंने बता दी, ज्वालामुखी की बात कर ली, वलन और भ्रंशन की भी बात करते हैं, यानी चट्टानों के अंदर जब लहरदार मोड़ पड़ते हैं अचानक से, जब हमने कहा था कि संपीड़न होगा या चट्टानों के अंदर तनाव होगा, तो उसके कारण चट्टानों के अंदर दबाव पड़ने के कारण या एक दूसरे से दूर जाने के कारण चट्टानों में हलचल होगी, तो उसके कारण भी भूकंप आते हैं। ये एक प्रश्न यहां पे और बनता है, प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे आता है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? एच.एफ. रीड। कब दी? 1906 के अंदर। इसमें क्या बताया गया है? इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि चट्टानें जो होती हैं वो रबड़ की भांति व्यवहार करती हैं। जैसे हम रबड़ के ऊपर अगर दबाव डालते हैं, रबड़ को खींचते हैं, जैसे इतना बड़ा रबड़ था उसको हमने खींचा, इतना हो गया, जैसे ही अगर हम उसको छोड़ेंगे वो अपनी पुनः उसी स्थिति के अंदर आता है, तो उस दौरान जो कंपन होता है, इसी प्रकार से चट्टानें जो होती हैं वो रबड़ की भांति व्यवहार करती हैं। जैसे ही हमने दबाव डाला ऐसे फैली, दबाव हटा, वो वापस अपनी जगह के ऊपर आते हैं, तो उसके कारण भी भूकंप आते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत, एच.एफ. रीड का है। ये हमने बात कर ली, समस्थिति के कारण आते हैं, जलीय भार के कारण आते हैं, पृथ्वी में गैस बनती है उसके कारण आते हैं, प्लेटों के कारण भी भूकंप आते हैं। 26 जनवरी 2001 ये डेट याद रखनी है कि कई बार क्या होगा कि भुज जो गुजरात के अंदर जो भूकंप आया था वो 26 जनवरी 2001 थी। इस प्रकार से प्रश्न आता है 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002। तो ये डायरेक्ट हमें शब्द याद रखने, परमाणु परीक्षणों के कारण आते हैं। तो ये कुछ सामान्य प्रश्न बता दिए कि भूकंप क्या था, भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या थे। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने बात की गई है कि बड़े भूकंपों के बारे में अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बता दिया, रेडान गैस का उत्सर्जन, भूमि उत्थान की बात करते हो, पी तरंगों के वेव का अध्ययन करके और पशुओं के आचरण के आधार पे।
सिस्मोलॉजी की बात कर ली मैंने, सिस्मोग्राफ की बात कर ली। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, जिस विज्ञान के अंदर भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं। पेट्रोलॉजी यानी चट्टानों से अध्ययन से संबंधित हो गई। सिस्मोग्राफ जिस ग्राफ के ऊपर भूकंप का यंत्र का अंकन किया जाता है। यहां से जो अगला जो सवाल होता है, भूकंप तीव्रता मापी यंत्र। यहां पे 3 यंत्रों का मैंने जिक्र किया है, जिसमें आप एक देखोगे रिक्टर स्केल की बात की गई है, दूसरा आप देखोगे मर्केली स्केल की बात की गई है, और तीसरा आपके सामने आएगा रोसीफेरल स्केल की बात की गई। यहां से प्रश्न कैसा हो सकता है, यहां पे आपके सामने प्रश्न ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से भूकंप तीव्रता मापी यंत्र नहीं है। उसने आपके सामने दी है मर्केली स्केल, रोसीफेरल स्केल और रिक्टर स्केल और मोहो स्केल। मोहो स्केल जो होता है वो चट्टानों की कठोरता को नापने के काम में आता है, जो कि न कि भूकंप की तीव्रता से। क्योंकि कई बार ऐसे सवाल आएंगे केवल 1 ठीक है, 1 2 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है, तो हम जब पेपर हॉल के अंदर होते हैं तो हमें लगता है कि फिर 3 का क्या करें, 4 को ही कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सबसे ज्यादा जो इससे संबंधित रिक्टर स्केल के ऊपर आप देखते हो तो यहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि इसके ऊपर जो अंकन होता है वो 0 से 10 के बीच में होता है। 1 से 2 के ऊपर जाते हो तो जस्ट आप यूं कह सकते हो कि 1 से 2 का भावार्थ हो गया 10 गुना, यानी जो फ्रीक्वेंसी थी वो एक तरह से 10 गुना तीव्रता के अंदर वृद्धि होती है, तो 10 के गुणांक में वृद्धि होती है। ये इसकी विशेषताएं हमने यहां पे लिख दी। मर्केली स्केल की अगर बात करते हो तो इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे मर्केली, उनके द्वारा इसका इजाद किया गया था। इस पे 1 से 12 तक के अंकन होते हैं, और इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं कि ये एक भूकंप से होने वाली जो हानि होती है उसका अंकन किया जाता है, इसलिए ये एक गुणात्मक पैमाना है जो मर्केली स्केल की बात करेंगे। रोसीफेरल के अंदर हम लंबी चौड़ी कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। फिर यहां से भूकंप मूल, ये शब्द सारे याद रखने हैं। भूकंप मूल को ही फोक्स कहते हैं, या जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है इसलिए उद्गम केंद्र बोलते हैं। इसी को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। बहुत बार प्रश्न ऐसे भी आता है कि हाइपोसेंटर का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि हिंदी के अंदर मूल देते हैं तो जड़ से हम समझ जाते हैं कि जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। हाइपोसेंटर भी उसी को कहते हैं जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिस जगह से उसको हमने बोल दिया हाइपोसेंटर, यहां से भूकंप की उत्पत्ति। जहां भूकंप, ये इस डायग्राम के अंदर जैसे अगर देखोगे जहां पे भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसको फोक्स कह दिया, हाइपोसेंटर कह दिया उद्गम क्षेत्र। और इस उद्गम क्षेत्र से सबसे पहले जहां पे भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं, ये इसके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। अब एपीसेंटर जो होता है ये मूल से 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है। सबसे पहले भूकंपीय तरंगे यहीं पर पहुंचती हैं, और जो हम यूं कह सकते हैं कि भूकंप का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो भी एपीसेंटर के ऊपर ही पड़ता है, और भूकंप मापी जो यंत्र होता है वो भी यहीं पर रखा जाता है। तो यानी धरातल का ये भाग जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है भूकंप से, एपीसेंटर वाला। एपीसेंटर कह दीजिए, या इसी को हम अधिकेंद्र भी कह देंगे। फिर हमने नेक्स्ट जो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पार्ट है, यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, यानी इन दोनों से संबंधित, भूकंप मूल से संबंधित और अधिकेंद्र से संबंधित, यानी हाइपोसेंटर और एपीसेंटर। ये पेपर के अंदर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं एपीसेंटर और हाइपोसेंटर के अंदर, इसलिए इन शब्दों को खासतौर से हाइपोसेंटर जहां पे उत्पत्ति हो रही है उसको कहा गया, और जहां पे सबसे पहले पहुंचते हैं उसको हमने एपीसेंटर कह दिया। ये एक एक लाइन के प्रश्न होते हैं, इनके अंदर भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है, यानी होमोसिस्मल और आइसोसिस्मल। होमोसिस्मल को आप इस प्रकार से याद रख लेना कि हर व्यक्ति का एक, जैसे ऑफिस का टाइम होता है उस प्रकार से एक वो निश्चित समय के ऊपर घर पहुंचता है, तो इसी प्रकार से एक निश्चित समय के ऊपर आने वाले भूकंपों को बोलते हैं होमोसिस्मल, और एक सी जैसी तीव्रता वाले आने वाले होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसिस्मल। तो ये एक एक प्रश्न यहां से बनते हैं। फिर उसके बाद में भूकंपीय जो तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगों से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। यहां यह ध्यान रखना कि इस प्रकार से गलती हो जाती है कई बार कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होंगी। 2 प्रकारों की यदि मैं बात करूं तो हम यूं कह देंगे, एक होंगी भूगर्भिक तरंगे, एक होगी धरातलीय तरंगे। अगर ये डाटाबेस प्रश्न भी पूछा गया है कि यहां पे ये जो स्टार लगा रखे हैं मैंने, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पूछे गए या इनके सदृश से प्रश्न पूछे गए, इसलिए हर एक के ऊपर ये जो स्टार है इसका भावार्थ यही है कि भूकंपीय तरंगे यानी कितनी प्रकार से बांट दी गई, 2। एक तो जिनका संबंध भूगर्भ से है और एक सतह के ऊपरी भाग से है, तो जिसको हम धरातलीय तरंगे बोलते हैं। तो धरातलीय तरंगों के अंदर तो एल आती है, और भूगर्भिक तरंगों के अंदर हम 2 तरंगों की बात करेंगे, एक आपकी पी आएगी और दूसरी आपकी एस तरंगों से संबंधित बात करेंगे। तो पी और एस कैसी हैं? भूगर्भिक तरंगे। प्रश्न ऐसा हो सकता है भूगर्भिक तरंगों में शामिल है, कई बार प्रश्न आपके सामने आएगा कि जैसे ए ऑप्शन में दे दिया ए पी, बी के अंदर दे दिया पी और एस, सी के अंदर दे दिया पी एस और एल। तो यहां पे हम ये देखेंगे
कि भूकंपीय तरंगे तो तीनों ही हैं, पी, एस और एल, लेकिन अगर जब भूगर्भिक तरंगों की बात करते हैं तो पी और एस आएंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके संबंध में जो आगे जो बात की गई है कॉमन, कि तीनों भूकंपीय तरंगे यानी पी, एस और एल, पी और एस एल से संबंधित आपके सामने इनके उपनाम से संबंधित हो सकते हैं, इनकी विशेषता से संबंधित हो सकते हैं। तो पी तरंगों की उपनाम हमने लिखे कि प्रधान अनुदादा देर से ध्वनि दबाए। प्रश्न ऐसे आता है ध्वनि तरंगों के समान कौन सी है, तो हम बताते हैं कि पी तरंगे हैं। इसी प्रकार से प्रकाश तरंगों की बात करें, गौण तरंगों की बात करें, सेकेंडरी वेव की बात करें, बॉडी तरंगों की बात करें, तो वो तरंगे होती हैं एस तरंगे। एल तरंगों को हम लंबी तरंगे भी बोलते हैं, लॉन्ग वेव भी बोलते हैं, जिगजैग बोलते हैं। सबसे अधिक नुकसान जो होता है वो इसी से होते हैं, क्योंकि जब आप पी तरंगों की अगर बात करते हो तो वो इस प्रकार से थोड़ा धक्का देते हुए चलती हैं। एस तरंगों की बात करते हैं तो उनका इस प्रकार से मूवमेंट होता है, लेकिन जब एल तरंगों की बात करते हो तो सेम वो एक ही जगह के ऊपर डांस करती हैं। तो ये इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक जो नुकसान होगा वो एल तरंगों से होगा। ये एस तरंग आ गई, ये पी तरंग आ गई। तो ये कुछ इसके अंदर विशेषता हमने लिखी हैं। इनकी स्पीड की अगर बात करते हो, क्योंकि पी तरंगे इस प्रकार से धक्का देते हुए निकल जाते हैं, जिनकी स्पीड आप यूं कह सकते हो 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होते हैं। दूसरी जो एस तरंगे होती हैं ये 4 से 7 किलोमीटर होती हैं। ये थोड़ी थोड़ी इस प्रकार से उसकी तुलना में ऐसे हिलाते हुए चलती हैं। लेकिन जब एल तरंगों की बात आती है तो ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं। ये सेम ही इस जगह पे ऐसे डांस करती हैं। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो एल तरंगों का होता है। प्रश्न यहां से आपके सामने ऐसे भी आ सकते हैं कि एस तरंगों की गति पी तरंग से कम होती है जबकि एल तरंग से अधिक होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। या आपके सामने ऐसे भी हो सकता है कि पी, एस और की तुलना में एल तरंग की गति सबसे कम होती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपके सामने ऐसे भी हो सकता है कि पी तरंग की गति एस और एल दोनों से अधिक होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि आपके सामने सीधा डाटा दिए जाएं, उसको लैंग्वेज के तौर पे कन्वर्ट करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहां पर दिखा रखी हैं। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो कि तरंगों के अंदर फिर छोटे ये पी आ गए, फिर पी के बाद में आप देखोगे पीजी की भी बात की गई, पी स्टार की भी बात की गई। इसी प्रकार से एस के अंदर एस स्टार और एस जी की भी बात की गई है। यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं आपके सामने। यहां से जो प्रश्न बनते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे आप देखोगे कि पी की मैंने बताई थी 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये डाटा याद रखने हैं। डाटा एग्जैक्ट ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे मैं अभी लैंग्वेज जो बना रहा था उसके अकॉर्डिंग आपके सामने हो सकते हैं। जैसे ये पी स्टार है, हमने यहाँ पे लिखा है 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न ऐसे हो सकता है पी स्टार की गति पी से तो कम होती है लेकिन पीजी से ज्यादा होती है, क्योंकि पीजी की जो गति है वो 5.4 है और इसकी 6 से 7.2 है। तो इसका मतलब पी से तो कम है पी स्टार की, लेकिन पीजी से ज्यादा है। ऐसे ही एस स्टार की गति की बात करें तो एस से कम होगी और एस जी से ज्यादा होगी। ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और कोनार्ड के द्वारा पी स्टार की जो है वो खोज की गई थी। तो ये पी, एस और एल तरंगों से संबंधित कुछ सामान्य से हमने यहाँ पे बातें की और ये हर एक बात को ध्यान में हमें रखना है। फिर उसके बाद में ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इस डायग्राम के अंदर दे रखा है, शैडो जोन से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। शैडो जोन हम उसको बोलते हैं छायांकित क्षेत्र। ये 2 डायग्राम दिखाए गए हैं और इन दोनों डायग्रामों के अंदर आप देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि वो क्षेत्र जहां पे कोई भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंचती है उसको हम छाया क्षेत्र बोलते हैं। छाया क्षेत्र के अंदर ये जो डायग्राम दिखा रखा है पहला, यहां पे हमने लिखा है कि पी का छाया क्षेत्र, यहां पे आप देखोगे 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री कह दीजिए या 103 डिग्री से 143 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ये पी का छाया क्षेत्र है। अब यहां पर एस भी नहीं आ रही है इस एरिया के अंदर, पी और एस आप दोनों का ही छाया क्षेत्र कह सकते हो इस एरिया के अंदर तो, लेकिन एस का छाया क्षेत्र और ज्यादा होगा। तो पी के छाया क्षेत्र की बात करते हो तो पर्टिकुलर आपसे कोई पूछे तो हम ये डाटा आता है 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री, या अगर यहाँ पे 103 लिखेगा तो हम यहाँ पे 143 लिख देंगे। ये एक साइड में नहीं है, दोनों साइड में है, 105 डिग्री से 145 डिग्री। तो पी तरंगों का छाया क्षेत्र दोनों ओर, प्रश्न ऐसे भी आया एक ओर या दोनों ओर, तो दोनों ओर किससे 103 से 143 या 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें ना एस का छाया क्षेत्र, ये जो दूसरा डायग्राम, ये दूसरे डायग्राम के अंदर हम यहां पे देखेंगे कि इस प्रकार से ये 90 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री आ गया, यानी 90 फिर 105 इस प्रकार से आते आते यहां पे 180, यहां पर भी
90 और ये 180, तो 105 से लेकर के 180, फिर इधर भी 105 से लेकर के 180 वाला ये जो एरिया है, तो इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि 75 डिग्री का गैप ये रह गया और 75 डिग्री का गैप ये रह गया, यानी 150 डिग्री के आसपास हम कह सकते हैं कि टोटल 360 डिग्री का जो अंश होता है उसमें से 150 डिग्री तक का जो एरिया है, यानी 105 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक का बीच का जो भाग है, ये 40% भाग है, जिसके ऊपर आप यूं कहेंगे कि एस तरंगे हैं वो नहीं आ पाती हैं और इसलिए ये एस तरंगों का क्षेत्र है। तो ये प्रश्न पूछा गया, एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य और 40% से अधिक भाग है, हम यूं कह सकते हैं लगभग 40% से अधिक भाग है जो एस क्षेत्र, एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। पी का जब भी हमने बात की थी कि 105 से लेकर के 145, तो लगभग आप यूं कह सकते हो कि ये जो इसके आधा है, यानी पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो एस तरंगों का लगभग आधा है, क्योंकि लगभग हमने कह दिया कि 40 तो इस साइड के अंदर रह गया 40 डिग्री और 40 डिग्री इस साइड के अंदर, यानी 80 डिग्री के आसपास से हो गया। तो आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कि ये धरती के लगभग 40% भाग के आसपास है, तो ये लगभग टोटल के यानी 20% भाग को यानी पी का छाया क्षेत्र भी है। तो यहां से छाया क्षेत्र से संबंधित बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि छाया क्षेत्र क्या है या पी का छाया क्षेत्र कितना है और एस का छाया क्षेत्र कितना है, उससे संबंधित आते हैं। फिर बात करेंगे भूकंप के प्रकार से संबंधित। यहां पे एक बार प्रश्न आया था इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से भूकंप का प्रकार नहीं है, बहुत सीधा सा प्रश्न था, स्कूल लेक्चर के अंदर भी आया हुआ है, आप देखोगे तो कि कृत्रिम भूकंप, प्राकृतिक भूकंप, स्थितिक भूकंप और फिर दिया मिश्रित भूकंप। मिश्रित भूकंप का कोई भी प्रकार नहीं डिवाइड किया गया, कृत्रिम आधार पर भूकंपों के प्रकार दिए गए, प्राकृतिक आधार पर दिए गए, स्थितिक आधार पर दिए गए और गहराई के आधार पर भी भूकंपों के प्रकार की बातें की गई हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये सारे कृत्रिम भूकंप, ये प्रश्न भी आया था कि नियात भूकंप यानी खनन क्षेत्रों के अंदर जब विस्फोट करवाते हैं उसके कारण जो भूकंप आते हैं उनको बोलते हैं नियात भूकंप। यहां से प्रश्न कैसे आया था कि खनन क्षेत्रों में विस्फोट के कारण उत्पन्न भूकंप को बोलते हैं नियात भूकंप। नियात भूकंप एक कृत्रिम है यानी मानव मेड है। इसी प्रकार से परमाणु विस्फोटों के कारण जो भूकंप आते हैं वो भी कैसे हैं, कृत्रिम भूकंप। प्राकृतिक भूकंप के ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भूकंप नहीं है, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, समस्थितिक भूकंप, नियात भूकंप। तो नियात भूकंप प्राकृतिक नहीं है, नियात भूकंप कृत्रिम है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर स्थितिक, स्थितिक का मतलब होता है कि वो स्थल के ऊपर आ रहे हैं या जल के ऊपर आ रहे हैं। जलीय भागों के अंदर जब भूकंप आते हैं तो उनके कारण जो समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं यानी समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उसके कारण अंतः सागरीय भूकंपों के द्वारा ऊंची जो विनाशकारी लहरें होते हैं उसको बोलते हैं सुनामी। ये बहुत बार प्रश्न आता है सुनामी से संबंधित। सुनामी एक्चुअल में भूकंप नहीं है, सुनामी भूकंप द्वारा उत्पन्न विनाशकारी लहरें हैं जिनको जापानी भाषा में सुनामी कहा गया है। तो हमसे कई बार ये गलती हो जाता है कि ये भूकंप है, नहीं, अंतः सागर यानी सागरों के अंदर उत्पन्न भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी लहरें हैं जिनको जापानी भाषा में सुनामी कहा गया। फिर गहराई के आधार पर भूकंपों की बात करेंगे तो सामान्य भूकंप वो होते हैं जो 50 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा इसी प्रकार के भूकंप आते हैं। मध्यवर्ती 50 से 250 किलोमीटर तक आते हैं और अत्यधिक गहराई वाले 250 किलोमीटर से अधिक वाले होते हैं। फिर सुनामी से संबंधित आजकल डेप्थ में सवाल पूछे जाते हैं कि सुनामी, अभी हमने बताया कि अंतः सागर के अंदर उत्पन्न जो भूकंप होते हैं उसके कारण जो विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं उसको हम सुनामी कहते हैं। अब यहां पे सुनामी से संबंधित जो गहरे सागर होते हैं उसमें सुनामी लहर की लंबाई सर्वाधिक होती है। जितने अधिक गहरे होंगे इसका मतलब सुनामी लहर की लंबाई उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी अगर इस विशेषता की बात करें, सागरीय जल की गहराई और सुनामी तरंग की ऊंचाई में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे कोस्टल एरिया होते हैं, जो तटीय जो भाग होते हैं, यानी यहां पर यह कोस्टल एरिया होगा, यहां पे जल कम होता है मगन तटों पे, इसलिए सुनामी लहर की जो ऊंचाई होती है वो यहां पर अधिक होगी, जबकि जहां पर जो गहरा जल होगा वहां पर जो ऊंचाई है वो कम होती है। ये भी प्रश्न हो गया। महासागरीय जल की गहराई और सुनामी तरंग की गति में सीधा संबंध पाया जाता है, यानी जितना अधिक गहरा होगा इसका मतलब सुनामी वहां पर उतनी ही तीव्रता के साथ में होगी। और सर्वाधिक सुनामी जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये चारों विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान में बदलते परिदृश्य के अकॉर्डिंग इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में सुनामी के 2 एग्जाम्पल दिए गए, उसमें से ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 2004 यानी हिंद महासागर में सुमात्रा के तट के निकट जो सुनामी आई थी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भारत का ये जो अंडमान निकोबार द्वीप या पूर्वी जो तटीय भाग है वो भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो प्रश्न ये आता है कि हिंद महासागर के अंदर सुमात्रा तट के ऊपर जो सुनामी आई थी वो कब आई थी? तो 26 जनवरी 2004 को। डेट भी याद रखना है और सन भी याद रखना है। फिर उसके बाद में
जो बात की गई थी भूकंपों के विश्व वितरण की, हम पहले भी कर चुके हैं। जैसा किया था उसमें ज्वालामुखी के अंदर, वो सेम ही भूकंप का विश्व वितरण है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बात की गई है कि भारत के भूकंप जोन, भारतीय मौसम विज्ञान ने भारत को 4 भूकंप जोन के अंदर बांटा गया है। भूकंप जोन की बात करेंगे 2, 3, 4 और 5, एक नंबर जो है उसको हटा दिया गया है, इसलिए 2, 3, 4 और 5, तो 4 जोन के अंदर बांटा गया है। इसमें आप ये देखोगे कि प्रायद्वीपीय भारत जो है ये सबसे, आप यूं कह सकते हो कि सबसे सेफ एरिया है जहां पे भूकंपों की दृष्टि से, इसके लिए इसको जोन 2 में रखा गया है। प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि जैसे आपको उसने दे दिया कर्नाटक दे रखा है, महाराष्ट्र दे रखा है, या फिर तमिलनाडु की बात कर रहा है, या फिर आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है, इसका मतलब वो भूकंप जोन 2 के अंदर आते हैं। भूकंप जोन 3 के अंदर हम यूं कह सकते हैं जो कोस्टल एरिया है भारत के, वो भूकंप जोन 3 के अंदर आते हैं, मतलब इसकी तुलना में इसमें तीव्रता अधिक होती है। फिर जोन 4, जिसके अंदर आप दिल्ली की बात कर सकते हो, उत्तर भारत का जो एरिया है वो जोन 4 के अंदर है। सबसे अधिक जो खतरनाक है वो जोन 5 है, जिसमें हिमालय क्षेत्र आता है, कच्छ का रन आएगा और अंडमान निकोबार आएंगे, ये जोन 5 के अंदर आएंगे, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी आएगी। 2, 3 मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि भुज का भूकंप कब आया, सुमात्रा का कब आया, इनके ऊपर बात कर लेंगे, ये डेट याद रखनी है। और भूकंपों के प्रभाव तो आप जानते ही हो बहुत ही साधारण से, यानी भूकंप आएगा तो क्या होगा। ये भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है और प्राकृतिक आपदा के कारण बहुत सारी यानी भूमि के अंदर हलचल होगा, धरातल में विसंगति होगा, भूमि के अंदर संकलन होगा, आप यूं कह सकते हो लाइट का नुकसान हो सकता है, दरारें हो सकती हैं, बिल्डिंग का नुकसान हो सकता है, इमारतें ध्वस्त हो सकती हैं, बांध और प्राकृतिक जो तटबंध वगैरह होते हैं वो टूट सकते हैं। तो ये सारी की सारी, या भूमि का संकलन हो सकता है, ये चीजें सारी हम ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर भूकंपों के द्वारा नुकसान। तो हमने 2 टॉपिकों के ऊपर थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करने की कोशिश की। आप इस दृष्टिकोण से इनको थोड़ा सा गहन दृष्टिकोण के साथ में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मेरे विचार से जो हमारे पेपर के हिसाब से होगा वो ठीक रहेगा। धन्यवाद।